बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तान का इंतहाई अहम दिन, आज बजट 2023 और 24 वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूं कि इस बजट को शायद हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस बजट में जो है ये एक इलेक्शन बेस्ड बजट है। क्योंकि उन्हें पता है कि अब इनको इलेक्शन में जाना है तो कुछ तो बताना है लोगों को, कुछ तो दिखाना है कि देखें जी हमने कितना अच्छा बजट पेश किया, हमने कितनी मराद दी, हमने एडहॉक इजाफे किए हैं सैलरीज में, हमने पेंशन्स में इजाफे किए हैं। तो ये सारा जो बजट है वो बेसिकली इलेक्शन बेस्ड बजट है और वो बजट है जिसमें आईएमएफ से आप अगेंस्ट जाकर बजट पेश करते हो। क्योंकि आईएमएफ की तो शराइत में से एक शराइत ये भी थी कि आपने इसका हजम, टोटल एक्सपेंडिचर्स अपने कम करने, लेकिन आप जो है इसमें एक्सपेंडिचर्स आपने बहुत हद तक बढ़ा दिए हैं। मतलब हर कैटेगरी में आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते गए हो। अब बात यह कि आपने इतने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा तो दिए, अब आप उसको कैसे अदा करोगे? मतलब ये कि खाने को रोटी नहीं है और बरादरी में किसी की शादी होती है तो आप कहते हैं कि जी खाने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब ये है कि जिस दिन बारात आएगी तो उस दिन आप बेइज्जत करवाओगे सबको कि जी खाने का तो हुआ ही नहीं है, तो आप कहाँ से करोगे? तो बात यही है कि सिर्फ अपने नाम के लिए कि जी हम कर देंगे, सिर्फ इलेक्शन में जाने के लिए आपने ये बजट अनाउंस कर दिया है। लेकिन आप मेरी बात नोट कर लीजिए कि इसके बाद भी अब कई बजट आएंगे, इसलिए इस बजट को कितना सीरियसली लेना चाहिए, कितना कंसिडर करना चाहिए, उसकी कितनी तारीफें करनी चाहिए या उसको कितना क्रिटिसाइज करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्योंकि अभी तो कई बजट आने हैं, अभी हालात अक्सर चेंज हो जाने हैं। और आपको मैं अगर आप लोग के लिए मैं इसकी कुछ हाइलाइट्स पेश कर देती हूँ। जैसे कि पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि जो इसका हजम है वो टोटल जो है वो 14 ट्रिलियन रुपीस का है, 14.460 ट्रिलियन का। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एफबीआर जो है वो कितना कलेक्ट करिए, जिसे हमें कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। वो टैक्स रेवेन्यू तकरीबन है 9200 बिलियन रुपीस के वो टैक्स रेवेन्यू, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 2963 बिलियन रुपीस है। अच्छा जी, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट आपकी 7303 बिलियन रुपीस की है। इसमें पेंशन की मद में आप 7761 बिलियन रुपीस दे रहे हो। डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज का बजट अप्रोक्सीमेटली आपने 1800 बिलियन रुपीस रख दिया है। ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स टू प्रोविंसेस एंड अदर्स ये है आपका 1464 बिलियन रुपीस। आपने सब्सिडीज दे रहे हैं इसमें 1074 बिलियन रुपीस की। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट है तकरीबन आपका 714 बिलियन रुपीस। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने आपको हाईलाइटेड सी बताई हैं चीजें। इसमें अगर आप ग्रोथ रेट उन्होंने लिखा है कि जी हम 3.5% का करेंगे। इसके बाद उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में कहा है, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन जी हम 19% तक लेकर जाएंगे। अब जबकि अभी मौजूदा हालात में इन्फ्लेशन आपको पता है 30% से प्लस है, अब उसको 19% तक कैसे लेकर आएंगे? अब ये इसहाक डार साहब ही कोई कारनामा कर सकते हैं। अब जब इसहाक डार ने अपनी बजट स्पीच शुरू की तो मैं आपको ये बताती चलूं कि इमरान खान जो है ना वो नागुज़ीर हो चुका है। वो हर एक के लिए, वो सिर्फ सियासत के लिए नहीं, पर्सनली लोगों के लिए भी नागुज़ीर है। चाहे वो बड़ी बाजी हो, उन्होंने अपनी तकरीर करनी हो, चाहे वो छोटी बाजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, या फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कोई बयान देना हो, या आज इसहाक डार ने कोई तकरीर करनी हो, तो इमरान खान के बिना उनकी हर बात नामुकम्मल है। क्योंकि जब इन्होंने ये बजट पेश करना शुरू किया तो सबसे पहले तकरीर में वही पिछली हुकूमत का रोना, वही इमरान खान की कारकर्दगी, पिछली हुकूमत ने खराबी कर दी, बदहाली पे लिया है, IMF के साथ मामला खराब कर दिए थे, जिस पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अब हमने IMF के साथ जो है मामला ठीक कर लिए हैं। अगर आपने IMF के साथ मामला ठीक कर लिए हैं तो अभी तक आप स्टाफ लेवल मुआहदे तक क्यों नहीं पहुंच सके? उसके बाद मरियम औरंगजेब आकर बयान देती हैं कि जी हमने जो बजट पेश किया वो बेहतरीन बजट है, वो जो बदहाली का सफर था अब वो एहतमाम खत्म होने के करीब है। तो मैं बताती चलूं कि वो बदहाली का सफर क्या था। बदहाली का सफर ये था कि पिछली हुकूमत के दौर में, जिसको वो बदहाली का दौर कह रही हैं, उसमें जीडीपी आपकी 6% की, जो कि आपकी एक साल की कारकर्दगी के नतीजे में सिर्फ
0.29% होकर रह गई है। आपकी जो इन्फ्लेशन आपकी जो इन्फ्लेशन थी वो उस बदहाली के दौर में 12.7% थी, जबकि आपके एक साल के खुशगवार दौर में वो 38% रह गई है। फिर आप जिस दौर को बदहाली का दौर कहती हो, पिछली हुकूमत का बदहाली का दौर, उसमें इंडस्ट्रीज आपकी 6.8% के हिसाब से तरक्की कर रही थी, जबकि आपकी खुशहाली के दौर में वो मनफी 2.99% होकर रह गई। एग्रीकल्चर उस बदहाली के दौर में 4.3% पर तरक्की कर रहा था, जबकि आपके खुशहाली के दौर में वो सिर्फ 1.55% होकर रह गया है। अब देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि एडहॉक्स पे सैलरीज पे 35% इजाफा किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है जो दूसरे अलाउंसेस जो कि फ्रीज किए हुए थे उसमें भी उन्होंने 50% का इजाफा किया है। इसी तरह पेंशन में उन्होंने 17.5% का इजाफा किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 360 बिलियन रुपीस का था उसको 400 बिलियन रुपीस की तरफ वो लेकर चले गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि कितने सरकारी मुलाजमीन है, पाकिस्तान की टोटल आबादी में से कितने सरकारी मुलाजमीन है? उनको आपने अवाम के लिए इस बजट में क्या रखा है? वो सिर्फ डेवलपमेंट बजट है आपका, जो मेरे ख्याल से 980 बिलियन रुपीस का है। उसमें से भी ज्यादातर तो सरकारी महकमों की नजर हो जाएगा, तो अवाम को क्या मिलेगा? क्योंकि टोटल जो डेवलपमेंट बजट है वो 1140 बिलियन रुपीस का है, लेकिन उसमें से 980 जो है, उसमें से जो 200 बिलियन रुपीस समथिंग है वो आपकी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का है। तो बाकी जो 980 बिलियन रुपीस बचते हैं उनमें से भी वो आने वाले वक्तों में कम होते जाएंगे। तो अवाम के लिए इस बजट में क्या है, अवाम को किस तरह रिलीफ मिलेगी, इन्फ्लेशन आप किस तरह कट डाउन कर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाओगे? आपने सोलर सिस्टम में जी ड्यूटीज खत्म कर दी हैं, हम सबको पता है सोलर सिस्टम किसका है। तो बाकी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को किस तरह मैनेज करोगे, मुझे ये बताओ। आप अपनी मार्केट और इंटरबैंक रेट डॉलर का जो डिफरेंस है उसको किस तरह आप मैनेज करोगे? और अभी जो आपने ये बजट पेश किया है वो आपने इंटरबैंक रेट पे पेश किया है या मार्केट रेट पे पेश किया है, ये भी क्लियर नहीं है। अब आते हैं हम थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग का मैं बार बार जिक्र इसलिए करी हूँ कि वो बातें मैं आपको कर चुकी हूँ और अब मंजर आम पर आ रही हैं और हर कोई उनको डिस्कस कर रहा है। पहली बात जो मैंने कहा था कि ये गेम प्लान सारा जरदारी का है, क्योंकि जरदारी ने बिलावल को वजीर आजम बनाना ही बनाना है, जिसके लिए खेल खेल रहे हैं। अब बहुत देर बाद ही सही, लेकिन नून लीग को भी ये बात समझ आने लगी है, क्योंकि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। पहले आजाद कश्मीर का इलेक्शन जिसपे उनके बड़े एतराज आते हैं, हम नून लीग वाली भी कह रहे हैं जी धान ली हुई, लेकिन भाई किसने धान ली की? आप लोग तो एक पार्टी हो, हुकूमत में वफाक में हुकूमत तो आप दोनों की है ना, आप मिलकर काम कर रहे हो। फिर आप पीसीबी के चेयरमैन के लिए भी उन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इनका अपना बंदा है। अब उसके लिए भी जो है पकड़म पकड़ाई हो रही है कि जी हमारा बनेगा, नहीं वो कहते हैं जी हमारा बनेगा। इसके बाद जो ये बजट पेश हुआ था जरदारी वगैरह की पीपल्स पार्टी की तरफ से था कि सैलरीज में 50% इजाफा होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है सागदार बैठे वो कह रहे हैं इतना इजाफा मुमकिन नहीं हो सकता। तो इस पर भी काफी बहस मुबाहिसा हुआ, क्योंकि जरदारी साहब हर चीज का क्रेडिट खुद लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इलेक्शन की वो पूर्त न कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पिच सेट की हुई है और नुकसान सिर्फ नून लीग को हो रहा है। अब जो है नवाज शरीफ की वापसी भी अब डिले पे डिले होती जी है। अभी भी बयान तो आ रहे थे कि अब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जिस चीज की जो लेवल प्लेइंग फील्ड वो चाह रहे थे वो उनको अभी तक नहीं मिली है। बाकी जो दूसरी पार्टीज जो मौजे वजूद में आई हैं उनका तो मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया वालों ने हशर किया है उसके बाद क्या रहता है, अब आगे देखते हैं। क्योंकि बात है कि आपने जो टिकट होल्डर्स तो आपको मिल गए, लेकिन आप वोटर कहाँ से लेकर आएंगे? अब इस तमाम माशी और सियासी सूरत हाल में, क्योंकि ना आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, ना आपके मुल्क में माशी इस्तेकाम है, और जो बजट पेश किया है उसमें भी
آپ نے جو ہے اخراجات تو بڑھا لیے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کو پورے کہاں سے کرنے. تو اس بجٹ کو بھی ہم کتنا سیریسلی لیں اور اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹس کو ہم کتنا سیریسلی لیں، کیونکہ اسحاق ڈار کی تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ مجھ سے زیادہ IMF کو اور ڈالر کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آپ نے کس حد نہج پہ اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو پہنچا دیا ہے. تو اب آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آنے والا کہتے ہیں جون بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی جائیں اور الیکشن میں بھی جایا جائے اور ہو سکتا ہے کہ جس تاریخ کو اسمبلی ختم ہونی ہے، مدت ختم ہونی ہے، اسے 2-4 دن پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائے، کیونکہ خواجہ آصف نے بھی آج کہہ دیا کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اس مہینے کیا فردر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن یہی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے اور اسپیشلی جو آنے والے 2 ہفتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن ہم صرف یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے اس ملک کی بہتری کے لیے کرے. آمین. اللہ حافظ.